बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन हमारी कोई औलाद नहीं थी। लेकिन मुझे कभी इस चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ हो गया था। मैंने 3 साल पहले एक छोटा सा कारोबार शुरू किया था, जो कि अब इतना फैल चुका था कि मैं करोड़पति बन चुका था। मेरा शुमार अपर क्लास घरानों में होने लगा था, और ये सब भी मेरी बीवी की वजह से मुमकिन हुआ था, क्योंकि मेरी बीवी एक सलीकामंद खातून थी और इसी ने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके इतनी सेविंग कर ली थी जिससे मैं कारोबार की बुनियाद रख सकता। और हर मुश्किल वक्त में इसने हमेशा मेरा साथ दिया, और इसके साथ की वजह से ही ये मुमकिन हो सका था कि मैं अपने कारोबार को इस मुकाम तक ले आया था कि आज मेरी कंपनी का एक नाम था। लोग मेरे साथ काम करना, मेरे साथ ताल्लुक बनाना अपने लिए फ़ख्र समझते थे, और अब शायद रुपए पैसे के साथ साथ मेरे अंदर कुछ अकड़ भी आने लगी थी। लेकिन इन सब में अगर नहीं बदली तो मेरी बीवी नहीं बदली। वो आज भी वैसे ही मिडिल क्लास औरतों की तरह रहती थी और मेरे साथ किसी पार्टी में नहीं जाती थी। इसे ये सब पसंद नहीं था। वो बहुत दीनदार किस्म की औरत थी और अपने नमाज रोज़े को टाइम देती थी। लेकिन मैं कारोबारी मसरूफियत की वजह से इतना मसरूफ़ हो गया था कि अब मैं घर को टाइम नहीं दे सकता था। अब तो कभी-कभार मैं घर में सोने के लिए आता और कभी तो वो भी नहीं आ सकता था। और सच तो ये है कि मैं अब घर आना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मैं जब घर आता तो मेरी बीवी मेरे लिए सिर्फ ताने और शिकवे तैयार करके रख देती। घर में दाखिल होते इसकी शिकायत की पिटारी खुल जाती। मैं जो कारोबार से थका हारा घर में ज़हनी सुकून के लिए आता था, वो सब बर्बाद होकर रह जाता। मैंने कई दफ़ा अपनी बीवी से कहा कि वो भी खुद को बदले, नए दौर के साथ वो भी चलना सीख ले, वो घर से बाहर सोशल सर्कट बनाए ताकि इसे घर में तन्हाई महसूस ना हो। लेकिन मैं जब घर आता तो वो मुझे घर पर ही मिलती और हमेशा मुझसे शिकवा शिकायत करती रहती। इसकी इस रवश से तंग आकर मैंने घर आना छोड़ दिया। लेकिन मैं मर्द था और वो भी जवान मर्द जिसकी जेब में पैसा भी था, तो मैंने बाहर दिलचस्पी तलाश करना शुरू कर दी। मेरी बहुत सी लड़कियों से दोस्ती हो गई और कुछ दोस्तियां तो बहुत ही गहरी भी हो गई। मैं किसी भी गेट टुगेदर में अपनी दोस्तों के साथ चला जाता और एक दो दफ़ा पहले कहने के बाद मैंने अपनी बीवी को कभी भी ऐसी जगह साथ चलने को नहीं कहा था। अब तो मुझे घर कैद खाना लगने लगा था। यही वजह थी कि मैं हफ्तों पलट कर घर ना जाता, और अगर मेरी बीवी मुझे फ़ोन करती मैं मसरूफ़ियत का बहाना करके फ़ोन बंद कर देता। बाहर की रंग बिरंगी दुनिया जो कभी मुझे ख्वाब लगा करती थी, अब वो मेरी दस्तरस में थी। तो फिर मैं पलटकर घर क्यों जाता? इसी पुरानी बीवी के पास क्यों जाता, जिसके पास मेरे लिए सिर्फ शिकवे शिकायत थी? और फिर मेरे पास जब हर रोज़ एक नई लड़की हो सकती थी, और मेरे पास कहने को सुनने को जब हर रोज़ एक नया मौजू हो सकता था, तो मैंने फिर अपनी पुरानी ज़िंदगी में बेजार ही होना था। रंग बिरंगी तितलियाँ जैसी लड़कियाँ जब मेरे आगे पीछे फिरती थी और मुझसे प्यार का इजहार करती थी, तो मुझे अपनी पुरानी बीवी में क्या दिलचस्पी होती? इन शब रोज़ के दौरान मैं तो जैसे अपनी पुरानी बीवी को भूलता जा रहा था। लेकिन एक दिन जब मैं अचानक घर गया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी तैयार होकर बैठी है, और सबसे बड़ी बात ये कि इस दिन इसने मुझसे शिकवा शिकायत भी नहीं की, और जितना टाइम मैं रहा अच्छे तरीके से मुझसे बात करती रही। मैंने इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और वापस आ गया। लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने अपनी बीवी में तब्दीली नोट करना शुरू कर दी। वो अक्सर शॉपिंग के लिए चली जाती, और अगर मैं घर आता तो वो मुझे घर पर ना मिलती। फ़ोन करने पर ये बताती कि वो बाहर मसरूफ़ है। मैंने इस चीज़ पर गौर नहीं किया था, लेकिन वक्त के साथ साथ जब इसकी मसरूफियत बढ़ने लगी तो मुझे अजीब लगने लगा। और मेरी वो बीवी जो घर से कभी बाहर अकेली गई ही नहीं थी, अब वो अकेली बाहर चली जाती और गाड़ी तो खुद ड्राइव कर लेती और ड्राइवर को साथ ना लेकर जाती। मुझे कुछ मालूम नहीं होता था कि वो कहाँ जाती है और क्या करती है। मैंने घर पर एक मुलाजमा रख ली, और वो मुलाजमा मेरी जासूस भी कह सकते हैं। वो मुझे पल पल की खबर देती। मसला ये था कि मैं एक और लड़की के बारे में संजीदगी से सोच रहा था और इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता था कि वो आज के दौर की लड़की थी, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती थी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो एक अमीर कबीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। अगर मेरा वहाँ रिश्ता हो जाता तो मेरे कारोबार को बहुत ज़्यादा सहारा मिल जाता। लेकिन इसकी एक शर्त थी कि मैं पहली बीवी को तलाक दे दूँ। तलाक तो मैं बगैर किसी वजह के भी दे सकता था, लेकिन इसके दिन ब दिन बड़ी मसरूफियत और मेरी बीवी के बदलते तेवर ने मुझे सब कुछ भुला दिया, और मैं अपनी बीवी का राज जानने के चक्कर में लग गया, और वो किसी और के चक्कर में है, और इस बात पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता।
इस पर शक करने के चक्कर में मैं ये भी भूल गया कि ये सब मैं भी तो करता हूँ और मैं तो किसी दूसरी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए संजीदगी से सोच रहा था। तो अगर मेरी बीवी कुछ ऐसा कर रही है तो इसमें क्या गलत है? मुलाज़मा जो मैंने अपनी बीवी पर नज़र रखने के लिए घर में रखी थी, इसने मुझे बताया कि मेरी बीवी हर रोज़ 3 से 4 घंटों के लिए घर से गायब हो जाती है और वो कहाँ जाती है किसी को मालूम नहीं, और वापस आने पर वो इतनी थकी हुई होती है कि फ़ौरन सो जाती है। अब मैंने सोच लिया था कि मैं खुद इसका पीछा करूँगा और देखूँगा कि वो कहाँ जाती है। एक दिन मैंने अपने दोस्त की कार ली और मेरी बीवी के जाने के टाइम पर मैं अपनी गली की नुक्कड़ पर खड़ा हो गया। मैंने देखा कि मेरी बीवी ने घर से अपनी गाड़ी निकाली और तेज़ी से मेन रोड की तरफ ले गई। मैं भी मुनासिब फासला रखकर अपनी गाड़ी इसके पीछे पीछे लेकर जाने लगा। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मेरी बीवी ने एक पब्लिक पार्किंग में गाड़ी खड़ी की और इसके बाद वो वापस वहाँ से ना निकली। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद मैं पार्किंग में गया तो मैंने देखा कि गाड़ी खड़ी है और लॉक है, लेकिन मेरी बीवी कहीं भी नहीं है। मैंने हर जगह देख लिया लेकिन मुझे बीवी कहीं भी नज़र ना आई। मुझे ऐसा लगा जैसे ज़मीन खा गई हो या आसमान निकल गया हो। मैंने बहुत देर इंतज़ार किया, मुझे वो नज़र ना आई और ना ही कोई गाड़ी के पास आया और मैं वापस आ गया। मुलाज़मा को फ़ोन करने पर मालूम हुआ कि मेरी बीवी वहाँ मखसूस 5 घंटे गुजार कर घर वापस आ गई है। अब तो मुझे अपनी बीवी पर शदीद गुस्सा आने लगा और शक होने लगा। मैं सिर्फ़ इस शक की बिना पर भी अपनी बीवी को तलाक दे सकता था और अपनी ज़िंदगी से निकाल सकता था। लेकिन मुझे इसका राज जानना था कि मेरी इतनी सीधी-सादी घरेलू बीवी किस रास्ते पर चल निकली है और इसको इस रास्ते पर कौन लेकर गया है। एक दिन मुलाज़मा ने बताया कि अजीब-अजीब से लोग मेरे घर आते हैं, लेकिन अक्सर दरवाजे से वापस चले जाते हैं। लेकिन एक फ़कीर है जो रोज़ आता है और कभी-कभार तो मेरी बीवी इसे अंदर भी ले आती है, और जब वो फ़कीर ड्राइंग रूम में आता है तो मेरी बीवी सख्ती से किसी को भी इस कमरे के करीब आने से मना कर देती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। क्योंकि मेरा ड्राइंग रूम साउंड प्रूफ था, इसलिए आवाज़ बाहर नहीं आती थी। ये तो मुझे यकीन था, अब तो मुझे मालूम हो गया कि मेरी बीवी सच में ही किसी के चक्कर में है। लेकिन वो एक फ़कीर के साथ क्या? मेरी बीवी का म्यार इतना गिरा हुआ है कि वो एक फ़कीर के साथ ताल्लुकात बनाएगी। अगर इसे ताल्लुक में ही रहना था तो क्या इस दुनिया में कोई और इंसान नहीं मिला था? इस फ़कीर में ऐसा क्या था कि मेरी बीवी मुझे धोखा देकर इस फ़कीर को अहमियत दे रही थी? अब मुझे इस फ़कीर के बारे में जानने का तजस्सुस हो रहा था कि ऐसा इसमें आखिर क्या है जो मुझ में नहीं है। और मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं दुनिया की हर खुशी खरीद कर अपनी बीवी के कदमों में रख सकता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ खुश नहीं थे। हर वक्त शिकवा शिकायत करती रहती थी। जब से वो फ़कीर इसकी ज़िंदगी में आया है ये सर से पाँव तक बदल गई है। हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती है। वो पहले बाहर नहीं जाती थी, अब अकेले बाहर चली जाती है और घंटों बाहर गुजार कर आती है, और इसकी ड्रेसिंग तक तब्दील हो गई है। अब वो जदीद लिबास भी पहन लेती है और अब तो कभी कभार रातों को भी उठकर चली जाती है। क्या ये सब इस फ़कीर की सोबत से हुआ था? ऐसे बहुत से सवालात थे जिनके जवाब सिर्फ मेरी बीवी के पास थे। और एक और चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी वो ये थी कि अगर बीवी के ताल्लुकात इस फ़कीर के साथ थे तो वो दूसरे लोग कौन थे जो मेरे घर आते रहते थे। मैंने इस दिन के बाद बहुत दफ़ा अपनी बीवी का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा ही गाड़ी किसी पब्लिक पार्किंग में खड़ी कर देती और गायब हो जाती। मैं सोचने पर मजबूर हो गया था कि अगर इसका ताल्लुक फ़कीर से है तो ज़ाहिरी बात है इसे फ़कीर से मिलने के लिए किसी ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ इसके होने का चांस हो। लेकिन पब्लिक पार्किंग में मुझे वो कभी भी कहीं नज़र नहीं आई। थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लिया जाए कि मेरी बीवी किसी दूसरी गाड़ी में बैठकर चली गई है, तो फ़कीर के पास गाड़ी कहाँ से आई और इसका ताल्लुक किसी और से है, तो फिर वो फ़कीर को घर में क्यों बुलाती है और इसके साथ इतना टाइम क्यों गुजारती है? मेरी बीवी मेरे लिए एक राज़ बनती जा रही थी। मैं जब घर जाता, वो अगर घर में होती तो मेरे साथ अच्छे तरीके से पेश आती और खाना पकाकर खिलाती, बात करती। लेकिन अक्सर वो मुझे घर पर नहीं मिला करती थी और जब भी कॉल करके पता करता तो कहती, आपको कॉल करके आना चाहिए था। मुझे ये बात बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाती थी। एक दफ़ा दिल किया कि इससे खुद पूछ लूँ, लेकिन फिर ख्याल आया कि जो इंसान इतना ज़्यादा बदल सकता है इसके झूठ बोलना कौन सा मुश्किल है। मैं इसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, इसलिए मैंने मुलाजमा से कह दिया कि जैसे ही वो फ़कीर है मुझे ज़रूर बताएं। फिर एक दिन मैं ऑफिस में बैठा काम कर रहा था कि मुलाजमा का फ़ोन आया कि अभी अभी वो फ़कीर आया है और मेरी बीवी इसे लेकर ड्राइंग रूम में गई है। मैंने फ़ौरन सारे काम छोड़े और गाड़ी लेकर घर की तरफ निकल पड़ा। मैंने सोच लिया था कि आज तो इसे रंगे हाथों पकड़ लूँगा।
और इसको इसी वक्त तलाक देकर इस फ़कीर के साथ ही रुखसत कर दूँगा। जब वो इसके साथ रहेगी, सड़कों पर खाक छानेंगे, तो इसे मेरी कदर आ जाएगी। मैं न जाने क्या-क्या सोचता हुआ घर पहुँचा और जाते ही सीधा ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बजाया। मेरी बीवी ने थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खोला और मैं इसे आगे से हटाता हुआ सीधा ड्राइंग रूम में दाखिल हो गया। मुझे लगा कि वो फ़कीर सामने ही होगा और मैं सबूत के साथ अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगा सकूँगा, लेकिन वो फ़कीर मुझे कहीं भी नज़र न आया। मैंने पूरा ड्राइंग रूम छान मारा, लेकिन वो फ़कीर ना मिलना था ना मिला। मेरी बीवी बार-बार पूछती रही, आप क्या ढूँढ रहे हैं? लेकिन मैंने इसे कोई जवाब ना दिया। जब सारा ड्राइंग रूम अच्छे तरीके से देख लिया, तो फिर मैंने इससे पूछा, कहाँ है वो फ़कीर जिसे लेकर ड्राइंग रूम में आई थी? तो कहने लगी, कौन-सा फ़कीर? अगर यहाँ कोई फ़कीर होता तो आपको नज़र ना आता। आप देख लें, अगर आपको कोई नज़र आ रहा है, तो बेशक अभी के अभी मेरी गर्दन उतार दीजिएगा। कोई सबूत तो था नहीं कि मैं इसे कहता कि तुम इसको अंदर लेकर आई थी, क्योंकि मुलाज़मा के बारे में मैं इसे बता नहीं सकता था और फ़कीर मेरे सामने था नहीं। और अगर थोड़ी देर के लिए ये फ़र्ज़ कर लिया जाता कि मेरी बीवी ने इसे भगा दिया, तो दरवाज़ा तो अंदर से बंद था और मेरी बीवी अंदर ही थी। तो फ़कीर कहाँ से भागा? क्योंकि दूसरे दरवाज़े से तो मैं आया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो फ़कीर किधर गया, इसे आसमान खा गया या ज़मीन निगल गई। मुझे याद आया कि जब मैंने अपनी बीवी का पीछा किया था तो भी ऐसे ही गायब हो गई थी और एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा मैंने इसका पीछा किया और वो हमेशा ही गायब हो जाती। मैंने सोचा कि लगे हाथों इससे ये भी पूछ लिया जाए कि मेरे पूछने पर तो वो नाराज़ हुई कि आपने मेरा पीछा किया ही क्यों? लेकिन फिर इसने मुझे बताया कि वो तो फ़लाँ-फ़लाँ दिन इस पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके दूसरी साइड पर इस प्लाज़े में गई थी। या फ़लाँ शॉपिंग मॉल में गई थी और जब मैंने लोकेशन चेक की तो इस पार्किंग के करीब ही वो जगह मौजूद थी जिसके बारे में मेरी बीवी ने बताया था। अब मुझे अपने शक पर नदामत हो रही थी। मैंने बीवी को तो कुछ ना कहा, लेकिन बाहर जाकर मुलाज़मा को इसी वक्त फारग कर दिया कि वो मुझे गलत गाइड कर रही थी। मैंने बीवी से माफ़ी मांगी और मुतमिन होकर वापस अपने ऑफिस चला गया। लेकिन शाम को जब वापस आया तो मेरी बीवी घर पर नहीं थी। मुझे ख्याल आया मुझे सोसाइटी की चौकीदार से पूछना चाहिए। मैंने इससे बातों-बातों में पूछा तो इसने बताया कि मेरी बीवी तो दिन में 2-3 दफ़ा लाज़मी बाहर जाती है और कभी-कभार तो रात को भी चली जाती है। मैंने इसे इस फ़कीर का हुलिया बताकर पूछा कि क्या ऐसा कोई आदमी कभी यहाँ आया है? तो जो कुछ चौकीदार ने बताया वो मेरे औसान ख़ता करने के लिए काफ़ी था। मैंने अपनी बीवी को इसी वक्त फ़ोन किया और इससे कहा कि वो जहाँ भी है मुझे अपनी लोकेशन भेजे। मैं वहाँ आना चाहता हूँ। इसने मुझे अपने फ़ोन से लाइव लोकेशन भेज दी। जब मैं वहाँ गया तो वह शॉपिंग मॉल था। मेरी बीवी फूड कोर्ट में मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने देखा कि इसने कोई शॉपिंग नहीं की थी। मैंने जब इसे पूछा कि अगर वो शॉपिंग मॉल में आई थी तो इसने कोई शॉपिंग क्यों नहीं की? तो इसने कहा कि वो तो मेरा इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मैंने इसे कहा था कि मैं आने वाला हूँ, मेरे साथ शॉपिंग करना चाहती है। अगर ये सब वो मुझे चौकीदार से बात करने से पहले कहती, तो मैं इस बात पर बहुत खुश होता कि मेरी बीवी तो मेरी कितनी परवाह करती है। लेकिन अब मुझे मालूम था कि मैं जो भी सवाल करूँगा, इसका जवाब मेरी बीवी के पास होगा। लेकिन अब मुझे इसकी किसी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे पता चल गया था कि वो अपनी बातों से खुद को हमेशा बचा लेती है और मैं कोई सबूत ना होने की वजह से इसे कुछ भी नहीं कह सकता। इस वक्त तो मैं इसे लेकर वापस आ गया, लेकिन अब मेरी जासूस का किरदार वो चौकीदार कर रहा था। मैंने अपने वकील से कहकर तलाक कागजात तैयार करवा लिए और अपनी गर्लफ्रेंड को भी बता दिया कि मैं बहुत जल्द अपनी बीवी को तलाक देने वाला हूँ और वो शादी की तैयारियां शुरू कर सकती है। एक दिन मैं अचानक से घर आया तो देखा कि मेरी बीवी कहीं जाने के लिए तैयार है और इसका हुलिया देखकर मुझे हैरत होने लगी, क्योंकि इसने ड्रेस पैंट और शर्ट पहनी थी, ऊपर जैकेट पहन रखी थी। ये मेरी वही बीवी थी जिसे अगर मैं शर्ट पहनने को कह देता तो वो गुस्सा हो जाती थी। जब मैंने इसे पूछा कि वो कहाँ जा रही है और इसने ये कि क्या हुलिया बनाया हुआ है, तो इससे कोई जवाब ना बन पड़ा और वो बात इधर उधर करने लगी। असल में आज मैंने दरवाज़ा नहीं बजाया था, बल्कि चाबी से दरवाज़ा खोलकर खुद ही अंदर आ गया था और इस तरह वो शायद रंगे हाथों पकड़ेगी। मैंने इसे कहा कि मैं आज फारिग हूँ, इसलिए वो जहाँ भी जा रही है साथ जाऊँगा, बल्कि दोनों साथ चलते हैं और इंजॉय करते हैं। लेकिन ये बात सुनकर इसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो कहने लगी कि छोड़ें, अगर आप फारिग हैं तो हम घर में ही रह लेते हैं। मैंने इसे कहा कि नहीं, अगर वो बाहर जाने के लिए तैयार है तो बाहर ही चले जाते हैं।
लेकिन इसके अंदाज से लग रहा था कि वो मेरी ये बात सुनकर परेशान हो गई है। ये तो मुझे मालूम था कि वो कभी भी मुझे अपने साथ बाहर नहीं लेकर जाएगी, लेकिन इसका सच सामने लाने के लिए मैंने ये बात कही थी। वो मेरी बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और बात बदलने की कोशिश करने लगी। लेकिन इस दौरान मैंने देखा कि बार-बार इसका फ़ोन बज रहा था। इस पर मैसेज आ रहे थे। हर मैसेज पर इसके चेहरे का रंग बदल जाता और वो परेशानी से कभी मुझे और कभी फ़ोन को देखती। मैंने ये देखकर इसके हाथ से फ़ोन ले लिया कि मैं देखूं किसके मैसेज आ रहे हैं, लेकिन इसने फ़ौरन मेरे हाथ से फ़ोन दोबारा लेने की कोशिश की और इसी वक्त फ़ोन रिंग होना शुरू हो गया। फ़ोन पर कुछ अजीब सा नाम लिखा हुआ आ रहा था। मैंने फ़ौरन से कॉल अटेंड किया करके कान के साथ फ़ोन लगाया, तो आगे से एक लड़का बोल रहा था, "कहाँ हो यार? कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम तो हमेशा टाइम पर आ जाती हो। आज क्या हुआ है? जल्दी आओ, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं होता। आगे लोग इंतज़ार कर रहे होंगे और तुम्हारा होना कितना ज़रूरी है, तुम्हें मालूम है ना? इसलिए जल्दी से आ जाओ। अगर तुम ना आई तो मैं 5 मिनट में तुम्हारे घर आ जाऊँगा।" लड़के ने तो ये कहकर कॉल बंद कर दी, लेकिन इसके लहजे में मौजूद बेतकल्फ़ी ने मेरा दिमाग माउफ कर दिया। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि ये कौन है और तुम कहाँ जा रही थी? इससे पहले एक कोई जवाब नहीं बन पा रहा था और वो खामोश हो गई। मैं तो पहले ही इससे पीछा छुड़वाना चाहता था। मैंने इसे बहुत बुरा भला कहा और तलाक के पेपर पर साइन करके इसके सामने रख दिए। इसने खामोशी से वो पेपर उठाए, अपने बैग में डाले और एक लफ्ज़ भी बोले बगैर अपना सामान उठाकर घर से चली गई। और इसको सामान उठाकर जाता देखकर मुझे हैरत हुई। वो तो जैसे पहले ही तैयारी करके बैठी थी और जो इसको तलाक देने के बाद थोड़ा बहुत दुख मुझे हो रहा था, वो सामान देखकर ख़त्म हो गया कि अगर मैं इसे तलाक ना देता तो वो मुझे खुद ही छोड़कर जाने वाली थी। तो मैंने तलाक देकर इसकी मुश्किल आसान कर दी। इसके जाने के कुछ दिन बाद गुजरे तो मैंने चौकीदार से पूछा, क्या वो फ़कीर अब भी आता है? तो उसने बताया कि बहुत दिनों से वो फ़कीर नहीं आया। मैंने इसे कहा कि वो फ़कीर आएगा भी नहीं, क्योंकि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। और इस पर चौकीदार ने कहा कि साहब, आपने अच्छा किया, जो औरत आपने इतने अच्छे शौहर के होते हुए एक फ़कीर के साथ ताल्लुक़ रखे, इसे तो घर में रखना ही नहीं चाहिए। असल में मुझे इस चौकीदार ने बताया था कि इसने इस फ़कीर को बहुत दफ़ा हमारे घर में आते-जाते देखा है। और तो और जिस दिन मैं मुलाज़मा के बताने पर घर आया था, इस दिन भी वो फ़कीर हमारे घर गया था और मेरे घर में जाने के थोड़ी देर बाद वो वापस निकला था। मुझे नहीं मालूम कि वो फ़कीर इस दिन कहाँ से निकल कर गया था, लेकिन मुझे यकीन हो गया था मेरी बीवी ने मुझसे झूठ बोला है और शायद यही वजह थी कि अब मैं इसकी किसी बात पर यकीन नहीं कर रहा था और मैंने इससे पीछा छुड़ा लिया था। मैंने दूसरी शादी कर ली और मेरी दूसरी शादी इससे मैं बहुत खुश था। मेरी बीवी बहुत सोशल थी और इसकी वजह से मुझे कारोबार में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगा था। लेकिन कभी-कभार मुझे अपनी शादी के पहले 3 साल याद आते थे। मेरे पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन मेरी बीवी मेरा बहुत ख़्याल रखती थी। मेरी छोटी-छोटी ज़रूरियात में खुशियों का ख़्याल रखती और मुझे ज़हनी सुकून था। मुझे दुःख होता था, जब मुश्किल वक़्त था तो वो मेरे साथ रही, लेकिन जब आसान वक़्त था तो उसने मुझे धोखा दे दिया और कभी इस पर गुस्सा आता और कभी तरस आता था। तकरीबन 1 साल बाद मेरा एक काम के सिलसिले में खुफिया पुलिस के दफ्तर में जाना हुआ। वहाँ बैठा ही हुआ था कि मुझे वो मायूस सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो पत्थर का हो गया। वो कोई और नहीं, मेरी साबका बीवी थी, जो किसी इंस्पेक्टर को किसी बात पर डांट रही थी। मैंने फ़ौरन उठकर इसके पास गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने मुझे कहा कि मैं अपनी हद में रहकर बात करूँ, क्योंकि इस वक्त मैं खुफिया वाले से बात कर रहा हूँ और वो जो फ़कीर मेरे घर में आते थे या दूसरे लोग जिनकी वजह से मैं इस पर शक करता था, वो सब खुफिया पुलिस के बंदे थे और फ़कीर इसका भाई था। असल में इसे मालूम हो गया कि मैं दूसरी लड़कियों के चक्कर में हूँ और जल्द या देर दूसरी शादी कर लूँगा, इसलिए इसने अपना मुस्तकबिल मजबूत करने के लिए ये रास्ता ढूंढ लिया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं माफ़ी कैसे मांगूं, लेकिन इसके अल्फाज ने मेरी ये मुश्किल भी आसान कर दी। आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं माजी भुला चुकी हूँ और अब मैं हाल में जी रही हूँ और मुस्तकबिल मैंने इस मुल्क और कौम के लिए वक्फ कर दिया है। लेकिन अब जिससे आपने शादी की है, इसे धोखा देने का सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि वो मेरी तरह गरीब की बेटी नहीं है। अगर आपने इसको धोखा दिया तो इस दफ़ा आप खुद मुश्किल में आ जाएंगे। ये कहकर वो चली गई, लेकिन मेरे लिए सोचों के बहुत से रास्ते खोल गई।
मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि मुझसे गलती हो गई है। इसका तो माज़ी मेरे सामने था। इसने इतने साल मेरे साथ गुज़ारे हैं। जब मैं इसका किरदार जानता था, तो मैंने इस पर शक किया भी कैसे? लेकिन अब पछताने से कुछ हासिल नहीं हो सकता था। इसलिए मैं वापस आ गया, लेकिन आज भी ये पछतावा मेरे दिल से नहीं जाता कि मैंने इसके साथ ज़्यादती की है।